हरिद्वार बद्री केदार हरि हरिद्वार चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़ चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़ बद्री केदार हो डंडी काठोमा मिलनी शांति होली होली सभी का बना जीवा जलानी पावा स्नान यमुना जीवा जलानी पावा जमुना झारू बनावा चारों मेरा ये चलो कैसे वो कितना बढ़िया इन लोगों ने आज अभी सबने सेल्फी ले लिया उन पे। दूसरा डीएनए वाला जो बनाया है बहुत ही अच्छा। जो क्यों बनाया डीएनए? क्योंकि अगर हम डीएनए नहीं है, अगर हमको सबसे पहले डीएनए की बात करनी पड़ती है ना, तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट तो उन्होंने बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है वो, बहुत अच्छा। क्यों मैडम? जो भी एचओडी है डिपार्टमेंट के उनको ऑर्गेनाइज करवाई और आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है प्रोफेसर मधु थपलिया जी और डॉक्टर आकाश मिश्रा और प्रोफेसर कश्यप मैम। तो यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा पेंटिंग वॉल पेंटिंग बनाई गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थपलिया मैडम जी से पूछना चाहूँगा कि मैम आपका बहुत स्वागत है कि क्या है इसके पीछे, क्या थीम है कि उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने महाविद्यालय में आकर जंतु विज्ञान विभाग में आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए इनके जो ये पर्यावरण को लेकर जितने भी आज के ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें इनका बहुत उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम है ये जंतु विज्ञान विभागीय परिषद जो कि छात्रों के लिए बनाई जाती है और इसका उद्देश्य होता है छात्रों का चहुमुखी विकास। और क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो हमने इसकी जो थीम रखी है इसमें बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिताएं, वॉल पेंटिंग्स और भाषण प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। और जो भाषण प्रतियोगिता है, क्योंकि आज उत्तरकाशी में हम लोग रहते हैं और उत्तरकाशी एक इको सेंसिटिव जोन भी है और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, जिसके असर हम आए दिन देख रहे हैं। हर दिन आप महीने में कम से 4 या 5 या उससे ज़्यादा भूकंप महसूस करते हैं। इसके अलावा आपका गौमुख ग्लेशियर 1.5 डिग्री पीछे खिसक रहा है, ऐसी स्टडीज बताती हैं, चाहे वो नासा की भी स्टडीज हैं। इसके अलावा आपके जो टनल के साथ में तामाखानी में पूरा प्लास्टिक का डंपिंग जोन बना दिया गया है, वो उत्तरकाशी को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। तो भाषण प्रतियोगिता का बच्चों ने जो थीम रखी है वो है क्लाइमेट चेंज एंड हिमालयन ग्लेशियर्स। इसके अलावा जो निबंध प्रतियोगिता है, क्योंकि प्लास्टिक की परेशानी से भी पूरी दुनिया जूझ रही है और हम उत्तरकाशी में तो बहुत ज्यादा इससे जूझ रहे हैं। इसकी थीम बच्चों ने रखी है से नो टू सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला तो आपने जो बच्चों को थीम दे रखी है, ये बच्चों की खुद अपनी इनोवेटिव है या फिर जो आपके द्वारा उनको दिया गया है? देखिए, बच्चे भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं और इसमें हम लोग भी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जो इनके बहुत ज्यादा जो सिलेबस में, क्योंकि जो पर्यावरण का विषय है वो सिलेबस में भी हर क्लास में डाल दिया गया है। वो इसीलिए डाला गया है क्योंकि आज हम G20 में चर्चा कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जो बात कर रहा है, सस्टेनेबल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हर जगह आपका जो फोकस है
वो आपके एनवायरनमेंट को बचाना है। आज सबसे बड़ी जो चेतावनी है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दुनिया को बचाने का है। और मैम जैसे आपको मालूम है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंटायर वर्ल्ड में, तो डे बाय डे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा विस्फोटक होती जा रही है। कैसे प्रकृति और एनवायरनमेंट को बचाया जाए? देखिए, इसमें बर्ड कंट्रोल पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला सरकारों को लेना ही होगा, क्योंकि पॉपुलेशन तभी कंट्रोल हो सकती है। सो इसका जो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा बर्ड कंट्रोल पे, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है वो पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन तो जो भी हमारी विधानसभा, राज्यसभा, जो भी लोकसभा है, वहाँ पे तो सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस पारित किया गया है। इसके बाद भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही है। इसीलिए पकड़ रही है, जब तक कानून नहीं आएगा तो तब तक तो मुझे लगता नहीं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, चाइना ने बैन किया था तो वहाँ पे बहुत डिक्लाइन आया था पॉपुलेशन में। तो इंडिया में तो अभी बिल्कुल बम्बार्डमेंट ही है पॉपुलेशन का, हर जगह कितना क्राउडेड है। आप उत्तरकाशी का एग्जाम्पल लीजिए ना, अगर आप आज से 20 साल 30 साल पहले देखिए, यहाँ का जो धारण क्षमता है इस जगह की, जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसके जस्ट मुझे लगता है कि 20-30 टाइम्स यहाँ की जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो जनसंख्या तो सारी जो समस्याएं हैं उसकी जड़ है। तो ये भी प्रोफेसर थपलिया ने बताया कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना। वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो गंगा की स्वच्छता पर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही है, जैसे कि स्पर्श गंगा अभियान हो गया, नमामि गंगे हो गया। वर्तमान समय में ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और हमें गंगा की महत्ता को बनाए रखने के लिए काम करना होगा। क्या काम करोगे आप? तो सर सबसे पहले तो हमें गंगा को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए, और साथ ही हमें जैसे कि मतलब सर जैसे होता है ना, टेक्नोलॉजी हो रही है, तो क्या हो रहा है कि जैसे घाटों में क्या होता है, पहले धार्मिक संस्कार होता था ना सर, तो उसमें क्या होता था कि लकड़ी से जलाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक वो नहीं होती, मशीन होती है, उसका यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसके बाद उससे बॉडी चलती नहीं है पूरी, और उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है, जिससे जो रात होती है सर वो मतलब तो इको सेंसिटिव जो हो गया, जो कि वन का के पानी मौसम गर्मी में पानी क्या तो सर टेक्नोलॉजी कोई भी देश हो या कोई भी स्टेट हो सर, डेवलप तो होना चाहिए, लेकिन उसका सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। कम से कम विकास हो लेकिन कम से कम विनाश हो। बेसिकली आज के वर्ल्ड का एक मेन इशू है क्लाइमेटिक चेंज, जो कि हम देख रहे हैं कि जैसे आज का ही देखिए कि मार्च के मौसम में भी मौसम बरसात होती है। तो इसका बेसिकली चेंज क्या है कि इसका रीजन कौन है? हम लोग स्वयं ही इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और फिर हम वही पॉपुलेशन नहीं, हम इंडिविजुअल, क्योंकि हम वही कहते हैं सर कि आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान समाज है। जब तक ये इंसान स्वयं की गिरेबान में नहीं जाएगा तब तक किसी और के लिए कैसे करेगा? ठीक है, तो जब हम स्वयं ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्वयं में सुधार करना पड़ेगा, स्वयं से छोटे-छोटे निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम है, हमें पहले खुद अपने पे डिसीजन लेना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। पर बहुत कम चांसेस है इंडिया में जो लोग अपने पे जो है एग्जाम्पल करते हैं, तो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरे क्या किसी नहीं, कैसे इम्प्रूव करोगे? सर मेरे हिसाब से तो सर छोटी-छोटी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी चीजें ही आगे चलकर एक उसका बड़ा रूप लेती हैं। मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगा आपको कि सुबह अगर 5 से 6 बजे के बीच में आप यहाँ से मार्केट की तरफ आएंगे, तो जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो कर्मचारी होते हैं साफ करने वाले, वो जो रोड पर पड़ा हुआ कचरा होता है वो साफ करते हैं, और उसको साफ करके किनारे पे एक जगह जला देते हैं। ठीक है, तो अब वो कचरा साफ तो हुआ है लेकिन वो जल गया। अब जल गया तो जब कोई भी चीज जलती है तो बेसिकली प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या होता है, इथाइलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन जब भी चलता है वो हमेशा CO2 रिलीज करता है। CO2 के साथ ही साथ वो बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसें जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो अब ये आप जस्ट अनुमान लगाइए कि डेली 365 दिन वो डेली कचरा चल रहा है, वो डेली अमाउंट ऑफ इतनी टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही है। एक दिन में 20 टन जो प्रकाश कम से कम पूरा चल रहा है। और आप ये सोचिए कि एक साल में कितना अमाउंट ऑफ CO2, कितने अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो वही तो मेन रीजन है। अब अभी हम इन चीजों को नेगलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि छोटी चीजें हैं, छोटी चीज नेगलेक्ट करके अब यही बात है कि कितने सालों से ये चीजें प्रोसेस में है। ठीक है, तो यही आगे अगर चलता रहा तो उत्तरकाशी का वही हाल हो जाएगा दिल्ली और ऋषिकेश का। बहुत बढ़िया, पहले से
यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनको जाकर बहुत अच्छे है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया अपने अपने टॉपिक को लेके वास्तव में अप्रिशिएबल है। और मैं स्पेशल मैम को, सर को और मैम को जो भी जंतु विज्ञान के जितने भी जो है एचओडीज हैं कुछ अनुदान राशि दी जाती है जिसके अंतर्गत हर विभाग कुछ अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम एक परिषद गठित करता है और उस परिषद के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं और कार्यक्रम की एक थीम होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई हिंदी विभाग है तो वो अपना अलग थीम देगा और थीम जनरली जो समसामयिक विषय होते हैं या समसामयिक जो इश्यूज होते हैं उनसे संबंधित एक इशू एक थीम ली जाती है। जैसा कि हमें और पर्यावरण से और किस तरीके से उस पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। और हम लोग नियम कानून तो बना नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। ये जब जाएंगे अपने समाज में तो वो वहां पर जाके अवेयर करेंगे। तो हम लोग केवल जो बेसिक चीजें होती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड वो सारी चीजें हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत इस साल की जो थीम है, जैसा कि मैडम ने भी बताया कि बच्चों की तरफ से भी ये मोटिवेशन आता है कि ये थीम होनी चाहिए। और आजकल जैसे कि मैडम ने बताया कि जो 2030 एजेंडा है यूएनओ का, उसके अनुसार जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स रखे गए हैं, उसमें जो बेसिक जो चर्चा की जा रही है आजकल वो है क्लाइमेटिक चेंज पर और किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंज को ओवरकम करते हुए हम तो जीवित रहे ही और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी अच्छी तरीके से रह सके, सरवाइव कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की जो एक परिकल्पना रखी गई है उसके अंतर्गत ज्यादातर कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमारे भारत में भी G20 का जो हमें मिला है अध्यक्षता करने का अवसर, तो उसमें भी जो मुख्य थीम है इस बार वो यही है कि क्लाइमेटिक चेंज और उसके अलग अलग जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें होने वाले प्रभाव और उसको किस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं। तो इस थीम के अंदर जो मेरा जहाँ तक मानना है, इसे बच्चे अपना विचार रखना है, तो मेरा विचार ये है कि क्लाइमेटिक चेंज आज की बात नहीं है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब भी ये बात उठती थी, तब भी ये कहा जाता था कि ग्लेशियर पिघलेगा, ये सब चला जाएगा, श्रीलंका गायब हो जाएगा, सिंगापुर गायब हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी है सिंगापुर और श्रीलंका। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये सतत प्रक्रिया है। क्लाइमेटिक चेंज दो प्रकार का है, एक है वो प्राकृतिक क्लाइमेटिक चेंज है, वो तो जब पृथ्वी की ओरिजिन हुई तभी से क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और बहुत सारा परिवर्तन होगा। अगर क्लाइमेटिक चेंज नहीं होगा तो एवोल्यूशन कैसे होगा। और दूसरी एक क्लाइमेटिक चेंज होती है जिसको हम लोग जबरदस्ती या कह सकते हैं कि ह्यूमन मेड जो क्लाइमेटिक चेंज है एक वो हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि ज्यादा परसेंटेज ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से होने वाले परिवर्तन है। तो एक बार किसी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट से मैं सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक रूप से क्लाइमेटिक चेंज होता है उसको हम रोक नहीं सकते, वो तो होकर ही रहेगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, अवसर के रूप में है आप सभी लोगों के लिए कि नई नई चीजें खोजिए और कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो नए नए अनुसंधान करिए। हमारी स्वाति नौटियाल से कि आप सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरस्वती
हमारे गुरुजनवृंद है, महाविद्यालय की प्राचार्य मैम, कश्यप मैम, थपियाल मैम एवं डॉक्टर मिश्रा सर, आप सभी का जंतु विज्ञान विभागीय परिषद की ओर से एवं हम सभी छात्र छात्राओं की ओर से आप सभी का स्वागत एवं सत्कार। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता के जितने भी जो सबमिट हो रहे थे वो हो चुके। थर्ड स्टैप से पवित्रा आप आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरलता सज्जता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सम्मानित गुरुजनवृंद और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवित्रा खनका एमएससी थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट आप सभी के समूह आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज की स्थिति को देखकर बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। ये विषय मात्र केवल हमारे राष्ट्र का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का एक गंभीर चिंता का विषय है, क्लाइमेट चेंज और हिमालय ग्लेशियर जो हमारे विषय आज क्लाइमेट चेंज हम जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लाइमेट चेंज आता है, हमारे दिमाग में आता है कि मौसम जलवायु परिवर्तन। जैसे कि हम हमारे देश में मुख्यतः हमारे चार जो जलवायु होता है, बरसात होती है, गर्मी होती है, शरद आती है, बसंत ऋतु आती है, इसको हम नॉर्मली क्लाइमेट चेंज हम नॉर्मली कह सकते हैं। लेकिन जिस चिंता का विषय हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी अगर उसको हम चिंता के विषय से देखें तो हम उसको बोल सकते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि जलवायु संकट, जिसे हम एकदम से इसके नाम सुनते ही समझ सकते हैं कि हमारी जो जलवायु है वो संकट की स्थिति में। उसका रीजन जब हम क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो पहले हमारे माइंड में आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम सीधा रिलेट कर सकते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस होती है। वो कैसे होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी सनलाइट जो हीट करती है, हमारी जो अर्थ होती है वो टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करती है, लेकिन जो अननेसेसरी टेम्परेचर उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। लेकिन जो ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होती है जिसमें मेनली आपके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करती है टेम्परेचर को वापस अर्थ पर भेज देती है, जिससे कि हमारे दिन प्रतिदिन हमारे अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे सीधा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ रहा है। क्लाइमेट पर और हमारे जो अर्थ की टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम जैसे हम आए दिन देख रहे हैं हमारे मतलब काफी भूकंप आए जा रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है डिजास्टर की उसमें, तो उनमें वो भी क्या है, रीजन क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। मेन रीजन उसका वही टेक्टोनिक प्लेट टेम्परेचर के बढ़ने से लगातार टकराई जा रही है। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज और हिमालय ग्लेशियर, इन दोनों का रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, तो उससे पहले हम देखें ग्लेशियर क्या होती है। हम सभी जानते हैं ग्लेशियर हिमालय में जो स्नोफॉल जो डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे हिमालय माउंटेन में डिपॉजिट रहते हैं उनको हम स्नो ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर भी अपने दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है हमारा एल्पाइन या माउंटेन ग्लेशियर जो पहाड़ों में आपके ऐसे स्लोप में आपको ऐसे रहते हैं, और दूसरा होता है आपका जो आइस शीट जो ग्लेशियर होते हैं या आइस शीट। जैसे अंटार्कटिक में आप देखोगे वो आइस शीट के मतलब आइस का एक इतनी मोटी चादर टाइप की उसमें जम जाती है, वो भी आपका एक ग्लेशियर है। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर का क्या इफेक्ट एक दूसरे के साथ पड़ रहा है? क्योंकि देखो ग्लेशियर आपको क्या, ग्लेशियर हमारे क्या है, एक फ्रेश वाटर का एक सबसे बड़ा जो एब्जॉर्प्शन जिसको रिजर्वर जो एरिया है बैंक जिसे हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर हमारा ग्लेशियर है, क्योंकि अर्थ 97% वाटर से है, लेकिन वो सारे क्या है स्लाइड वाटर है जो आपके ओशंस में पाए जाते हैं। तो केवल 2.8% वाटर ही हमारा फ्रेश वाटर जो कि हमारे रिजर्वर है, जिसमें से भी 20.1 आपके क्या है ग्लेशियर में ही स्थित है। आप देखो कि हमारा फ्रेश वाटर का जो मेन रिसोर्स क्या है आपका ग्लेशियर है, जिसमें से बहुत सारी जो मुख्य नदियां हैं, जिसमें सबसे पवित्र जो मानते हैं हम गंगा नदी को भी आपकी हमारी ग्लेशियर से ही उद्गम होती है। जब हम अपने मतलब हमारे इंडिया में तो वैसे 6627 आपके ग्लेशियर है, लेकिन हम उत्तराखंड स्टेट में तो
तो उत्तराखंड की बात करते हुए हम डिस्ट्रिक्ट में, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उत्तरकाशी की हम जब बात करते हैं तो हमारा मेन ग्लेशियर क्या है, हमारा गंगोत्री। गंगोत्री जिसको हम गौमुखी ग्लेशियर भी कहते हैं। उसको गौमुखी ग्लेशियर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो गाय के मुख जैसा है। उसी में से हमारा जो भागीरथी माँ भागीरथी गंगा है उनका उद्गम होता है, जो कि हमारे जो नीचे नीचे जाके हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबको होते हुए अब बंगाल की खाड़ी में आपकी गंगा गिरती है। जो बहुत सारे कोस्टल जो रीजन होते हैं आपके नीचे, तो उनको क्या करती है, उपजाऊ भूमि बनाती है, जिसे हम इससे देख सकते हैं कि हमारी गंगा जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ग्लेशियर पिघलने का क्लाइमेट चेंज, आप देखो क्लाइमेट हमने क्या बोला, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वाकई में टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, सीधा सीधा इफेक्ट किस पर रहा है, हमारे हिमालयन ग्लेशियर पे। ग्लेशियर पिघलता है और गंगोत्री की आप देखेंगे कि अब 2022 की जो स्टडी के अनुसार 22.48 आपके जो प्रति वर्ष ग्लेशियर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा गंभीरता का विषय है। ग्लेशियर कम हो जाएगी तो हमारे जल स्रोत अपने आप ही कम हो जाएंगे। और हम उत्तरकाशी के वासी हैं और हमें ज्यादा हमें इसमें ध्यान देना चाहिए कि हम पहले अपने जो उत्तरकाशी में हमारे ग्लेशियर है उस पर ज्यादा ध्यान दें। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ग्लेशियर है, तो इसलिए हमारे क्लाइमेट चेंज, हमारे ग्लेशियर एक दूसरे से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट हम जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ने भी कहा है कि मतलब इतने साल तक हमें अपने CO2 लेवल को कम करना है, अपने पॉल्यूशन को कम करना है, जिसके लिए हम सभी को इंडिविजुअली होकर आगे आना होगा। पहले हम अवेयरनेस होंगे तभी हम दूसरों को अवेयरनेस कराएंगे। आज जो कार्यक्रम हमारे क्या है, हम अवेयरनेस हो इस चीज के लिए, और इसके साथ ही मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। Good afternoon, everybody, respected judges and teachers and my beloved ones. Today I am going to present my speech on a very crucial and important topic, that is climate change and Himalayan glaciers. Before starting the topic, I would like to share a very beautiful quote of Mahatma Gandhi, that is, Earth provides enough to satisfy every human needs, but not every man's greed. So first of all, we should know about what is climate change, why it is so crucial for today's nowadays, and what are the factors responsible for it. So climate change is a long-term fluctuation in temperature, precipitation, wind, and other aspects of the Earth's climate. It may be natural due to the variation of solar cycle and volcanic eruptions, but since few centuries, human activities are the main driver of the climate change. Primarily due to burning of fossil fuels such as coal, petroleum, practices of agriculture and industries, and deforestation. According to World Health Organization (WHO), WHO call it one of the greatest threat of 21st century, and the climate change pressing challenge for our planet today, and one of the most visual impacts of these changes seen in our Himalayan regions, because Himalayas is one of the most sensitive hotspot to the climate change. And बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हम सभी को दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी BSc सेकंड ईयर से देशराज प्रमाण। I would like to say my views on climate change and the Himalayan glaciers. The biggest threat that we are facing today is by the burning of the fossil fuel and the deforestation. We are in the last level of the. We have already
consume all the natural resources for the future generation, and we need to focus on the sustainable development. The phrase itself says the sustainable development because everyone is talking about sustainable development, but no one is doing as reality as the phrase says. We need to work on it on the ground and sustain this earth because we call it our mother earth, and this provides us the suitable environment and the ecosystem for living. This is the only planet we have searched till now that provides us the suitable environment. So we need to conserve it and conserve for the future generation. Some estimates say that from the 1995 we have faced the 20 warmest year of the history, and since 2010 we have faced 5 warmest year of the history, and these are the alarm for the future. And we need to the blindly be consuming the natural resources and the increment of the carbon dioxide in the atmosphere, which is increasing the global warming, and ultimately this causes the temperature rise in the atmosphere. And let's talk about the Himalayan glacier. The Himalayan glacier are called sometimes called the third group of the world, and it has the third largest deposit of snow and ice, other than that Arctic region and Antarctic region. This provides the great river system for the millions of people and provides water for the drinking purpose and the agriculture. But due to the global warming and increase of the CO2 in the atmosphere, these glaciers are melting day by day very rapidly than the normal rate. So we need to conserve it, and due to this melting of glaciers, the flood is occurring in the plain region and the level of the sea is increasing day by day. So we need to tackle it, we need to make some solutions. There are many solutions, but we don't work on the ground for this. Like there is called the magical R. We call it magical R, which means reduce, reuse, recycle. The product we are consuming today is we need to reduce it because we are blindly consuming everything, and that is some directly or indirectly affecting our earth. So we need to reduce it and reuse it and recycle it. And the other thing that is the sustainable development, which can tackle it. And due to this global warming, nearly 1 million species are in the extinction phase, and the normal rate of the extinction is 5 species per year or 12 species per year. But we are the species today's extinction is 10,000 times than the normal rate. That is 12 species every day. So we need to tackle it, and this is the only planet till now we have searched where we can survive. Now people are searching for the other planet, but we could not search, and this is the ultimate planet or the last planet where we can live. So we need to be very conservative to it and look forward for the future generation, because now we are not having such problems, but after scientists have estimated that by the 2040 there will be only a summer season, because the temperature will increase so much and there will be no other season. The winter will be so hotter and wetter. This will cause bad impact on the agriculture and the species, because many of the plants which depend on the seasonal only, and the many species which are suitable for the winters and summer as well as the autumn season. But if there will be only a summer season, then there will automatically this species will extinct, and the agriculture will be exploited. So our life will be so in the dangerous zone. So we need to we know everything that what we need to do. First we have to start from ourselves, and we need to take place that what I am doing is useful to the earth and the future generation. We need to think from ourselves, and we as much as selfish we are, we should not be, and be humble to our earth. We call it mother, but we don't doing what it as much as we need to do.
So these are the points that we need to look, and we need to see about it. And conservation of the earth is very important. Many international organizations are investing money on it. That should not be invest on it. And thank you so much. की कुमारी स्वाति नौटियाल को आप सभी सादर प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लाइमेट चेंज एंड हिमालयन ग्लेशियर। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कि कहीं पे भी अगर कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज है। हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होना एक नेचुरल फिनोमेना है, बट आज क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था और बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हम आज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बहुत ही ज्यादा मात्रा में बंद कर रही हैं। इसके अलावा जितने भी पॉल्यूशन आप और हम सभी देखते हैं कि व्हीकल्स आज हर घर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को बनाने के को लेकर के क्या सभी सजग है? नहीं। आपको बोलना पड़ेगा, 10 बार बोलना पड़ेगा कि नहीं जाकर के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना लीजिए। तो ऐसे में जब हम सभी लोग जागरूक होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो युवा है वही देश की धरोहर है, क्योंकि जब युवा खुद में सक्षम होता है तभी वह अपने समाज में एक नया परिवर्तन लेकर के आता है। और कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार के नियम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर हम जियोग्राफिकल स्केल को देखें तो एक टाइम था जब हमारी जो पूरी अर्थ वो पूरी स्नो से ढकी हुई थी, तो उसमें जो राइज इन टेम्परेचर हुआ है वो कोई गलत नहीं था। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो हमारे लिए सही ही था, बट आज जो वो इफेक्ट है वो एवरेज से ऊपर बढ़ गया है। और जब भी कोई चीज एवरेज से ऊपर चली जाती है तो वो हमारे लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमारे प्लांट्स हो, जितने भी हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिन चीजों से मिलकर के बना है, उन सभी के लिए वो घातक सिद्ध हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि साइड इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। हम सभी जानते हैं कि जो CO2 है वो एक बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करता है। और CO2 में हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि जो इसका परसेंटेज है वो आता है फॉसिल फ्यूल बर्न से। इसमें भी जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तभी जो CO2 है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर एक प्लांट हमने रोपा है तो वो कहीं ना कहीं 1 टन तक जो CO2 कंजप्शन है वो अपने जीवन काल तक कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कीजिए, डिफॉरेस्टेशन कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व को किस तरीके से जो इफेक्ट है वो अपना डाल रही है। हम देख रहे हैं सामान्य असमय बारिश हो जा रही है, कभी सुबह जो दिखती है कि धूप है लेकिन शाम को आते आते बारिश हो जाती है। जब आप अपने घर गांव में, अपने घर में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि पहले की प्रकृति और आज की प्रकृति में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, तो एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज जो हमें बताते हैं कि कितना ज्यादा चेंज हमारी प्रकृति में हो गया है। जैसे कि मैम हम बता रही थी उत्तरकाशी की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जो पहले थी वो आज कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो जब अनसाइंटिफिक मैनर में चीजें हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसका विरोध तो करेगी। जब हम अगर हिमालयन ग्लेशियर की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हिमालयन ग्लेशियर पे हो रहा है, तो जो हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर से जो पिघलते हैं तो जो सारा वाटर कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। जितने भी कोस्टल रीजन्स है वो सारे पानी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी अगर सी लेवल इंक्रीज होता है तो जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उनमें क्रैक्स आने लगेंगे, जिसके कारण आप आज दिन देख रहे होंगे कि अर्थक्वेक, छोटे छोटे झटके हम सभी महसूस कर रहे हैं। आप इस चीज का एक बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं जो जोशीमठ में अर्थक्वेक अभी आया है। तो वहां पर क्या हुआ था कि अनसाइंटिफिक मैनर में ये चीजें हुई थी। जब अनसाइंटिफिक मैनर में जब हम एनवायरनमेंट का जैसे हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे इंप्लीमेंट करें, तो जो अपने घर है वो एक इस प्रकार से बनाए कि जो भी आपदा आए या उसको वो झेल सके। आज हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आएगा कि अगर थोड़ा भी स्केल पे अगर ज्यादा अर्थक्वेक ने रीडिंग दे दी तो आप देखना कि कितनी ज्यादा त्राही हो जाती है, जैसे कि हमने अभी जोशीमठ में देखा। तो वो सब किसका परिणाम है, वो हम सभी का ही परिणाम है कि हमने अपनी प्रकृति को, अपनी जो हमारी मदर नेचर है उसको कहीं ना कहीं हमने हार्म किया। अब हम देखते हैं कि जितना भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये होना भी आवश्यक है, परंतु किस प्रकार से हम इन चीजों को कम कर सकते हैं ये हमें स्वयं से ही देखना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो स्नोफॉल है और जो वो कितना कम हमारे यहाँ पर हो गया। हम देखते थे कि
जो हमारे हरसिल है या हमारा चौरंगी है, वहाँ पे कितनी ज्यादा हम हमेशा देखते थे कि वहाँ पे बर्फ गिरती है, परंतु इस बार बहुत ही कम बर्फ देखने को मिली है। और अभी तो बर्फ दिख रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में वहाँ पर बर्फ भी बहुत ही दिखेगी या नहीं भी दिख सकती है। और जब हम बात करते हैं कि जो एक एल्बिडो इफेक्ट होता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग से डिक्रीज हो रहा है। एल्बिडो इफेक्ट एक साइज का ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि जो भी लाइट व्हाइट सरफेस पे पड़ती है, वो व्हाइट सरफेस को पूरा जो भी कलर, जो भी सनरेज में जितनी भी किरणें होती है, यूवी रेडिएशन जितना भी होता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन स्नोफॉल से वो भी आज डिक्रीज हो रहा है। आज अंटार्कटिका की अगर बात करें तो वहां पे जो स्नो इज के टाइम पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दब गए थे, वो आज जब स्नो मेल्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं आज एक्टिवेट हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें है। अगर आपने अभी हम सभी ने देखा है कि जो कोरोना वायरस है उसने ही पूरी दुनिया में कितनी तबाही कर दी थी। तो ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें लगते हैं कि वो छोटे हैं, लेकिन वो हम सभी की जो हमारी दिनचर्या है उस किस प्रकार से इम्पैक्ट डालते हैं, उसका जो एक छोटा सा ही कहूंगी, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार की जो डिजास्टर है वो हमारे सामने आएगी, ये हम भी नहीं जानते। तो एज अ ह्यूमन हमारे लिए कुछ भी करना पॉसिबल है। हमने देखा कि हम कैसे जो महामारी आई थी कोरोना, उससे हम सभी, जब हमें लग रहा था कि शायद हमारा जीवन बच पाएगा या नहीं, हम सभी उससे उभरे। तो हम हर चीज से बच सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जब हम उसको लेकर के चलेंगे तभी जाकर के हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने घरों को बनाना है, अपने घरों को लेकर पॉलीथीन का ज्यादा यूज ना करके आप अपने घर से जो क्लॉथ बैग्स होते हैं उनको लेकर के चलिए, क्योंकि हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करके हम अपने प्रकृति को नहीं बचाया जा सकता। जब हम खुद से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि पहले तुम नहीं पहले मैं, जब हम स्वयं से शुरुआत करते हैं तभी जाकर के हम अपने जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो प्रकृति है, हम उसको स्वच्छ एवं सुंदर रख सकते हैं। जब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम बड़ी बड़ी बातें न करके अपने घर से ही छोटी छोटी पहल करना सीखेंगे, तभी हम अपनी माँ प्रकृति, जो मदर अर्थ है, जो हमें हर चीज देती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, हर चीज हम पूरे डिपेंडेंट ही अपनी नेचर पे हैं। तब जो ये सामंजस्य जो पहले बना आ रहा था अपनी प्रकृति और हमारे बीच में, ये सामंजस्य बना रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहने से मेरा आशय यह है कि हमें खुद से, कि हम अपने पर्यावरण के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पे आज सोचना अनिवार्य है। और यदि हम यहाँ से जाकर के इन चीजों को, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको लेकर के अगर हम सोचे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि आकाश सर हमें बता रहे थे कि ये जो चेंजेस हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, हमें खुद को कैसे बनाना है कि कैसे हम इन चीजों का सामना कर सकते हैं, तो उन पर आपको विचार विमर्श करना है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर हमारी प्रकृति है तो ही हम। धन्यवाद। धरती हमरा गढ़वारे की कतगरों तेरी स्वाणी जा, हो कतगरों तेरी स्वाणी जा। धरती हमरा गढ़वारे की, धरती हमरा गढ़वारे की कतगरों तेरी स्वाणी जा, हो कतगरों तेरी स्वाणी जा। पंचपदरी पंचकेदार पंचप्रयाग यक्षण, पंचप्रयाग यक्षण। पंचपदरी पंचकेदार पंचप्रयाग यक्षण, पंचप्रयाग यक्षण। पंचपदों में है नियत भाग, हमरा धन घटे भाग, हमरा धन घटे। कुल छिन ये साल छिन, मटिया फिर महान छिन, मटिया फिर महान छिन। थाल सहस्त्र भाटी खुलकी असमान छिन, गंगा जमुना यति सबकी, गंगा जमुना यति सबकी। भूतती सिर पुजारी जा, कतगरों तेरी स्वाणी जा। धरती हमरा गढ़वारे की, धरती हमरा
आदरणीय प्राचार्य महोदया, जन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मधु थपलियाल मैडम और आप सभी मेरे साथी, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बार विभागीय परिषद के कार्यक्रम तो होते ही थे, लेकिन इस बार रंगारंग कार्यक्रम हो गया। और इससे उत्साह वर्धन हुआ आपका। और जो हम लोग बहुत ही गंभीर बात आपको कहना चाहते हैं क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड, अगर वो हंसी खुशी तरीके से आपके पास पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा उद्देश्य सार्थक हो जाएगा इससे। और बहुत सारी चीजें अभी जो प्रेस वाले आए थे वहाँ हमने सारी एनर्जी को निकाल दी थी। और उसके बाद फिर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जितने भी स्पीच देने वाले हमारे यहाँ पर प्रतिभागी आए बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से। और जैसे कि वो पेरुली जी है, ये पाटियाल जी, पवित्रा और देशराज, और वो पीछे से सबका एक जैसा था, सबने कुछ ना कुछ उसमें नया कुछ डाला। और इस प्रकार की जितनी बैठकी होती है या कोई भी इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी के मन में विचार आ रहे होंगे, लेकिन कई लोग वो व्यक्त नहीं कर पाते, कई लोग विचार देना चाहते हैं, नहीं सोचते छोड़ो यार कौन दे के हंसेंगे लोग, ऐसा भी होता है। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो नहीं दे पाते। वो कई बार ऐसा भी होता है कि वही विचार अगर निकल के बाहर आ जाते हैं, क्या पता हमारी पृथ्वी जो है क्लाइमेटिक चेंज के जो दुष्प्रभाव। तो इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक और प्रेरणा मिलनी चाहिए कि इंट्रोवर्ट ना होइए, जो भी आपके विचार हैं अच्छे आपको लगते होंगे हास्यास्पद, लेकिन कभी-कभी वो बहुत अच्छे विचार होते हैं। क्योंकि एडिसन का बहुत बड़ा उदाहरण है, वो बचपन से हरकतें करता रहा ऐसी बदमाशी वाली, लेकिन बाद में उसने पता नहीं कितने सारे पेटेंट अपने नाम कराए और बहुत सारी डिस्कवरीज की। तो जो भी विचार आपके आते हैं उसको बाहर निकालिए। और क्लाइमेटिक चेंज में बहुत सारी चर्चा होगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें अनअवॉइडेबल होती हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी के रूप में आप लीजिए, अवसर के रूप में। और जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड भर में ऐसा नहीं है कि केवल क्लाइमेटिक चेंज को दबाने का प्रयास किया जाए, जहां धुआं निकल रहा है वहां जाके ऊपर से ढक्कन रख दिया जाए। अगर क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, धुआं निकल रहा है या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कम्बशन होगा तो CO2 निकलेगा ही। CO2 के साथ और बहुत खतरनाक गैसेस, डाइऑक्सीन गैस निकलती है जब प्लास्टिक जलता है, वो तो कैंसर कॉजिंग होता है, कार्सिनोजेन होता है। तो ऐसा नहीं कि हम जाके सीधे ढक्कन रख के उसको दबा देंगे। उसके लिए नए नए प्रकार की, जैसे अभी कोई रिफ्रेशर कोर्स में कर रहा है तो उसमें बता रहे थे कि वहाँ मैक्सिको वगैरह में क्या करते हैं, एक संयंत्र लगा देते हैं साथ में, तो वो क्या करता है सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, मतलब जितना आता जाता है उसको इकट्ठा करके वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, उसको सॉलिडिफाई कर देता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही है, खासतौर से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे BSc वाले MSc में जाएंगे तो उसके बाद रिसर्च करेंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है ये क्लाइमेटिक चेंज। तो नए नए प्रकार के आप अनुसंधान करिए, खोजिए कि जो चीज हम नहीं रोक सकते उसको कैसे हम लोग उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो केवल खत्म नहीं करना, मिटिगेट भी करना, मतलब कम ही करना है। तो ये अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, इसको लेकर के आपसे चलना होगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहेंगे। और केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, साइंस वालों को केवल भाषण नहीं देना है, उनको प्रैक्टिकल भी करना है, मतलब उसको करके भी दिखाना है। तो ये यही सारी कुछ मेरे आह्वान है, उनके साथ हम लोग मतलब आह्वान करते हुए आप सभी लोगों को शुभाशीष और बहुत सारा धन्यवाद आशीष देते हुए और सफलता इस कार्यक्रम के संपन्न होने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सभी को अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय की संरक्षिका एवं प्राचार्य मेरी आदरणीय प्रोफेसर ग्यारोला मैम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आकाश मिश्रा, और इस कार्यक्रम की फाउंडेशन स्टोन्स आप सब। सबसे पहले मैं प्राचार्य मैम का स्वागत करती हूँ विभाग में, क्योंकि मैं अभी आई हूँ और मेरे आने के बाद आपका स्वागत करने का मौका मिला जंतु विज्ञान विभागीय परिषद में, तो मैडम का स्वागत करें। मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं आप में खुद को देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन ही बीता
मैं यहीं पढ़ी इस कॉलेज में, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया। फिर मेरा पहला जो कमीशन से अपॉइंटमेंट हुआ फ्लोरा हुआ था, लेकिन तब वहाँ पे ज़ूलॉजी के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तो मेरा यहाँ पोस्टिंग हुई। तो मैंने यहाँ पढ़ाया भी, एंट्री लेवल तो मेरा स्टार्ट हुई, मेरी जॉब यहाँ से शुरू हुई, 12 साल मैंने पढ़ाया। फिर मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई और फिर उसके बाद में एक बदले उत्तरकाशी में फिर आई। और जब मैं जिस दिन इस कॉलेज के अंदर आई तो पहले मेरी आंखें वही सब घूम रही थी जो मैं यहाँ छोड़ के गई। और शायद इसीलिए वो उत्साह जो मेरे स्टूडेंट लाइफ का था, तो मुझे हर वक्त वो लगता था कि वो सब चीज़ें जैसे वो सब क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। तो क्योंकि जंतु विज्ञान विभागीय परिषद जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ भी है, उसको निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से हमने हमेशा उसको सेलिब्रेशन के रूप में किया है। बिकॉज ये बहुत है, क्योंकि एनुअल फंक्शंस होते हैं कॉलेज में जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज आप करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। एक डिपार्टमेंटल काउंसिल मीट इसका नाम इसलिए, इसमें स्टूडेंट्स क्योंकि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ये लोग आपस में वैसे भी नहीं मिल पाते। और आज बहुत सारे बच्चे पहली बार मिले आपस में, बहुत सारे बच्चे। तो एक इसका जो मोटिव होता है वो इंटरेक्शन भी होता है, क्योंकि हम अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और जो एक सर्कल बनता है एकेडमिक, वो आपस में इंटरेक्शन से अच्छा सर्कल बनता है। मैं तो आप लोगों से बहुत कम जुड़ पाई है, क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन हुए, फिर कुछ क्लासेस चली, फिर एग्जाम हुए, इलेक्शंस हुए, और उसके बाद फिर इंटरेक्शन जितना भी हुआ, लेकिन बहुत ही बेस्ट और एक्सेलेंट स्टूडेंट्स मैंने देखे एंड सुपर स्टूडेंट्स। और पिछले 2 दिन से अभी बहुत कम ड्यूरेशन में मैंने स्वाति नौटियाल को कहा कि जब मुझे ये भी पता चला कि एक इंस्पिरेशन है कॉलेज के लिए भी और उत्तरकाशी के लिए भी, कि आप यूथ पार्लियामेंट आपने रिप्रेजेंट किया है उत्तरकाशी। और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो मेरे अभी के टाइम में मेरे इसमें आए, संपर्क में आए, अभ्युदय पेन्यूरी और इनका पूरा ग्रुप है, आदित्य है, आशुतोष राणा है मैडम, और ये इन बच्चों का लड़कियां जो आप भी कह रही थी यहाँ पे जो बैठी हैं, ये बच्चे आरती है, तो ये एमएससी के बच्चे हैं। ये लोग मतलब हर बच्चे में इतना ये टैलेंटेड बच्चे हैं कि इतने कम ड्यूरेशन में, और ये तो मतलब जो स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि बहुत नॉटी भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत टैलेंटेड भी है। और मैं यही इनसे कह रही थी कि पढ़ना है, अब इसके बाद तो आपको एग्जाम के लिए ना डिवोटेड होकर पूरा पढ़ना ही है, लेकिन उस पढ़ाई का सार्थकता तभी है जब उसको गुणते हैं। अगर हम अपने जिंदगी में हमें उसमें गुणना नहीं आया, तो कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन अपने मानव जीवन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट, हम साइंस के स्टूडेंट। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि विज्ञान का अर्थ है विस्तृत ज्ञान। विज्ञान का विद्यार्थी सोचता है, वो क्वेश्चन करता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। और आप लोगों ने जो हमने थीम रखी, क्योंकि हर क्लास में ना हमारी एंट्री लेवल से लेकर के फाइनल ईयर तक एनवायरमेंटल साइंसेस का एक पेपर हर क्लास में, और चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही हो, चाहे वो प्लास्टिक की बात हो रही हो, चाहे वो इकोसिस्टम्स की बात होती हो, वो सभी आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो मैं अक्सर देखती हूँ तो आप इतना ही पढ़ते हैं उसको कि बस एग्जाम में लिख के आ जाना। और उसके विपरीत जब मैं कल भी ये कहती हूँ बेटा रैपर्स खा रहे हो, डस्टबिन के बाहर गिर रहा है, आज आप ही लोग कह रहे हो कि हमको अपने से शुरुआत करनी है। अभी आप लोगों को ये प्लेट और ग्लास दिखने नहीं चाहिए, यहाँ की डस्टबिन में सीटों के नीचे नहीं दिखती, हमें अपने ही से शुरुआत करनी। ये आज मैम भी मीटिंग में गई थी जहाँ से थोड़ा सा लेट इसलिए, और मैम को वहाँ भी एनवायरनमेंट और सफाई की बात हो रही है। तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 24 घंटे डीएम साहब भी उसी के लिए परेशान, मुख्यमंत्री भी उसी के लिए परेशान, प्रधानमंत्री भी उसी के लिए परेशान, यूनाइटेड नेशन भी उसी के लिए परेशान, हर कोई। इसका मतलब कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो आखिरी आगे बात जो हम करते हैं, क्योंकि हमने ही क्रिएट की भी प्रॉब्लम है, तो हम ही उसको कम भी कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो यहाँ पे भाषण दिया, चाहे पवित्रा है, देशराज है, अमनदीप है, दिगंबर है, अभ्युदय है, नहीं ये बच्चा बीच में जो आप है और स्वाति है। मुझे बहुत अच्छा ये लगा
कि आपने जो क्लासरूम में एक दिन में पढ़ा वो आप लोगों ने यहाँ पे बताया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने उसको एब्सॉर्ब किया, आपको चीजें समझ में आई। सो आप लोगों को अब अपना, क्योंकि अब जो एमएससी के बच्चे हैं वो अब असली उसमें बाहर निकलेंगे उस लाइन से। जो स्टूडेंट लाइफ है, यू विल कम टू द सोशल लाइफ, योर करियर अपॉर्चुनिटीज, योर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली लाइफ। तो पर्पस यही होता है इन काउंसिल्स का कि आप आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं भी आ रहे थे। एक लड़की ने कल मुझे कहा, नहीं मैडम मेरे अंदर तो भगवान ने कोई कला ही नहीं दी है। हंसने की बात नहीं है कि मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा, मुझे उसको बहुत बुरा लगा जब मैंने कहा नहीं आपको, फिर मैंने उसको बुलाया यहाँ पे, मैंने कहा आप में मेरे में क्या अंतर है डिजाइनिंग में, हम सेम है ना, 2 आंख मेरी में तुम्हारी भी, 2 आंख मेरी भी। हो सकता है बहुत सारी चीज तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती, उससे ज्यादा टैलेंट तुम्हारे अंदर, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं मैं ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं। मैंने कहा चाहे आपको ABCD करना है पर आपको करना है, चाहे आप यहाँ पे कल कुछ भी उसने कहा कि मैं लिख सकती हूँ, मैंने कहा आप निबंध लिख के लेंगे। उसने कहा मैं ऐसे नहीं लिख सकती, मैं अपनी तरफ से लिखूंगी। तो मैंने कहा आपको अपनी ही शब्दों में आप अपने व्हाटएवर यू वांट, लेकिन आपको करना होगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर का असली उद्देश्य यही है कि हम उन बच्चों को ऊपर खींच पाए कि जो हमेशा हिच में रहते हैं। कुछ बच्चे तो ठीक है आगे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पीछे पीछे एक को धक्का मार के, तो उनको हम आगे ला पाए। वो हमारे एक शिक्षक का जीवन का मुख्य उद्देश्य वही होना चाहिए। क्योंकि मधु थपलियाल को अगर इस क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं तो 70 मधु चाहिए, ऐसे ही शिक्षक हमें चाहिए देश को बहुत अच्छा। नहीं होंगी, मैं भी रिटायर होंगी, तो हमारी जो कमिंग अप पीढ़ी है, हमारे समाज को इस समय बहुत अच्छे जो शिक्षक है वो चाहिए। और तुम में बहुत सारे हो, निश्चित रूप से सब अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करोगे, लेकिन बहुत सारे को खुद पता नहीं होगा कि वो बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और हायर एजुकेशन में मैं जब से आई हूँ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को नेट निकालना है, आप लोगों को हायर एजुकेशन का टीचर बनना है, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे टीचर्स और वो टैलेंट आप लोगों में है। सो वंस अगेन मैं अभी आप इन बच्चों के बाहर पोस्टर्स और पेंटिंग्स भी देखेंगे। कल लोग ये जो 2 ग्रुप्स हैं, वॉइस ऑफ नेचर, प्रकृति की आवाज, और थिंक बायोलॉजिकली, तो इन बच्चों के ग्रुप के नाम है। इन लोगों ने कल 10 बजे से वो शुरू की थी और नॉन स्टॉप शाम के 5:30 बजे गए हैं। और उसके बाद जब कॉमर्स वाले ये लाइक यू नो, कभी आप जो अच्छी चीज करते हैं ना तो फिर अपने आप आपके साथ सब जुड़ना शुरू करते हैं। जब कॉमर्स वाले नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने कहा वाह मैडम सुबह से उसकी खुशबू तो बहुत आ रही है पेंट की, तो हमें लगा पता नहीं क्या है, ये तो बहुत ही सुंदर है, हम भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बनवाएंगे अपनी दीवार में। सबको शाबाश है, सबको इंडिविजुअल क्रेडिट है आप सबका। तो यू कैन इंस्पायर द वर्ल्ड। तब ग्रेटा थनबर्ग की भी हमने बात की थी कि एक छोटी सी बच्ची 12-13 साल की बच्ची ने पूरी दुनिया हिला दी, ट्रम्प को हिला दिया, राइट। सो आप सब में भी उतनी ही ताकत है। वो हनुमान जी वाली बने कि उन्हें बल याद दिलाना पड़ता था। तो ईच बच्चा हैज इनफ टैलेंट, और आप लोगों को क्लाइमेट को अच्छा करना है। जो भी कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे जागरूकता जो कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से आप लोग जागरूक करते हो। और इसी के साथ मैं फिर से मेरे जो सहयोगी साथी है मैडम कश्यप है, हम सभी लोग आप चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हो, हमारे डिपार्टमेंट से मैक्सिमम नेट निकले, और हर विभाग की इच्छा होती है कि हमारे डिपार्टमेंट कॉलेज में सबसे ऊपर हो। तो हमारी भी वही इच्छा है। ढेर सारा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। साथ ही मैं बहुत ज्यादा निवेदन करूंगी हमारे महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के विभागीय परिषद के इस कार्यक्रम में उपस्थित जंतु विज्ञान विभाग के विभाग प्रभारी प्रोफेसर आकाश मिश्रा जी और वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर वसंतिका कश्यप जी, और साथ ही विभाग के समस्त छात्र छात्राएं, आप सभी को
विभागीय परिषद की इन विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्लाइमेटिक चेंज पर आज जिन